तो यार आज हम बात करने वाले क्लास 12 फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है सेल का विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध की परिभाषा और इनके बीच में जो संबंध होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये जान लो ये टॉपिक आपका कम से कम 5 नंबर का बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सेल का विद्युत वाहक बल किससे कहते हैं, टर्मिनल विभवांतर किससे कहते हैं और आंतरिक प्रतिरोध किससे कहते हैं, और इसके बीच में जो संबंध का फॉर्मूला आता है, इन तीनों के बीच में जो फॉर्मूला आता है उस फॉर्मूले का डेरिवेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज जान लो, आपको अच्छे से इसे देखना है। ठीक है, इसकी परिभाषाएं देखेंगे, इसका डेरिवेशन देखेंगे बहुत आसान तरीके से। ठीक है, तो बस करना क्या, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आप खुद कहोगे यार एकदम आसान है ये टॉपिक। ठीक है, तो बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं विद्युत वाहक बल, फिर टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध। उससे पहले एक चीज जान लो, जो लोग चैनल पर उनको बता दें, हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का जो तीसरा चैप्टर है आपका विद्युत धारा, इस चैप्टर को देख रहे थे जिसका ये टॉपिक है आपका विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। ठीक है, इसके पहले जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक थे हमने देख लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन पे क्लास 12 फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, वहां पे जाके आप सारे इसके पहले के जितने चैप्टर नंबर 1 से जितने वीडियो हो चुके हैं, जितनी क्लासेज हो चुकी हैं, सारे वीडियो आपको वहां पे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो वहां से जाके देख सकते हो। ठीक है, तो आप शुरू करते हैं मस्त तरीके से, एक एक परिभाषा को अच्छे से समझना। ठीक है, सबसे पहले परिभाषाएं देख लेते हैं। पहले जैसे बात करें कि सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है। ठीक है, जो सेल होता है उसका विद्युत वाहक बल क्या होता है। ठीक है, सेल का विद्युत वाहक बल। ठीक है, सेल का विद्युत वाहक बल जो होता है वो क्या होता है, एक तरह से विभवांतर की तरह ही होता है। ठीक है, और अगर बात करें सेल की, तो सेल बनता कैसे, तो आपको इतना तो पता है, आपने विद्युत रसायन वाले पाठ में पढ़ा था कि मान लो आपके पास कोई विद्युत अपघट्य का विलयन हो। ठीक है, आपके पास कोई विद्युत अपघट्य का विलयन हो, आप क्या करो उसमें दो इलेक्ट्रॉन इस टाइप से, दो धातु की छड़ों को इस टाइप से डाल दो। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, एक एनोड हो जाती है, एक क्षण जो कि माइनस होती है, एक हो जाती है कैथोड जो कि प्लस होती है। तो ये एक टाइप का क्या बना जाता है आपका, इस टाइप से एक सेल, इस टाइप से सेल का निर्माण होता है। ठीक है, मतलब विद्युत अपघट्य के विलयन में जब धातु की छड़ों को डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉन बनता है, और जब इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ते हैं तो उससे क्या बन जाता है, सेल बन जाता है। ठीक है, तो ये बातें हमने वहां पे पहले विद्युत रसायन वाले चैप्टर में सीख लिया था। तो मान लो अगर आपके पास कोई परिपथ है, ठीक है, जैसे मान लो परिपथ में आपका इस टाइप से एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मान लो हम एक सेल इस टाइप से लगा दें। ठीक है, इस टाइप से एक सेल लगा दें यहाँ पे इस टाइप से। ठीक है, ये सेल का मान लो प्लस पॉइंट है, ये सेल का माइनस पॉइंट है। सेल में प्लस से माइनस की ओर धारा बह रही है इस परिपथ में। ठीक है, प्लस से माइनस की ओर आपका आई धारा यहाँ पे मान लेते हैं प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो अब बात करें इस सेल में जो विद्युत वाहक बल होता है, उस विद्युत वाहक बल को हम लोग ई नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, ई नाम देते हैं। अब बात आती है ई जो विद्युत वाहक बल है इसकी परिभाषा क्या होती है। ठीक है, तो सेल के विद्युत वाहक बल की परिभाषा ये होती है कि एकांक आवेश को, ध्यान से सुनना एकदम आसान है, एकांक आवेश, मान लो आपके पास कोई क्यू आवेश है। ठीक है, आपके पास मान लो क्यू आवेश है, तो एकांक का मतलब होता है जब क्यू का मान 1 कूलाम हो। ठीक है, जब क्यू आवेश का मान 1 हो, 1 कूलाम हो, तब परिभाषा बनती है कि एकांक आवेश को पूरे परिपथ में सेल सहित प्रवाहित करने में जो आपका कार्य करना पड़ता है या सेल द्वारा जो ऊर्जा खर्च होती है उसे ही सेल का विद्युत वाहक बल ई कहते हैं। ठीक है, परिभाषा यहां से लिखते हैं कि एकांक आवेश को, ध्यान से समझना, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में, ठीक है, पूरे परिपथ में मतलब पूरा सेल सहित आपको घुमाना है। ठीक है, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में आप चाहो तो इस टाइप से लिख भी लो, सेल सहित। ठीक है, सेल सहित प्रवाहित करने में सेल द्वारा जो ऊर्जा व्यय होती है, जो सेल द्वारा ऊर्जा खर्च होती है उसे विद्युत वाहक बल बोलते हैं। ठीक है, प्रवाहित करने में सेल द्वारा जो ऊर्जा व्यय होती है, ठीक है, जो ऊर्जा व्यय होती है, ठीक है, ऊर्जा या कार्य कुछ भी बोल सकते हो, ऊर्जा व्यय होती है उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं, उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, ये सिंपल सी परिभाषा होती है सेल के विद्युत वाहक बल की। ठीक है, उसे सेल का विद्युत वाहक बल
कहते हैं, ठीक है, उससे सेल का विद्युत वाहक बल बोला जाता है। सिंपल सी परिभाषा है कि मतलब एकांक आवेश को पूरे परिपथ में, एक प्रकार का परिपथ बना हुआ है जिसमें सेल जुड़ा है, प्रतिरोध जुड़ा है, धारा बह रही है, तो एकांक आवेश जब Q का मान 1 कूलम होता है, आवेश का मान 1 कूलम होता है, तो एकांक आवेश को पूरे परिपथ में सेल सहित प्रवाहित करने में जो आपका सेल द्वारा ऊर्जा व्यय होती है, जो सेल द्वारा कार्य करना पड़ता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल बोलते हैं, ठीक है, उसे विद्युत वाहक बल बोलते हैं। आप चाहे तो जैसे हमने लिखा सेल द्वारा जो ऊर्जा व्यय होती है या सेल द्वारा जो ऊर्जा दी जाती है, ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है, इस टाइप से लिखे रहो। या आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे कि सेल द्वारा जो, ठीक है, यहां से चाहे तो इस टाइप से लिख सकते हो कि सेल द्वारा जो ऊर्जा दी जाती है, ठीक है, सेल द्वारा जो ऊर्जा दी जाती है, ठीक है, सेल द्वारा जो ऊर्जा दी जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल। मतलब जब आपका एकांक आवेश मान लो पूरे परिपथ में घूमेगा तो सेल क्या करेगा, कुछ ना कुछ ऊर्जा अपनी बाहर निकालेगा, कुछ ना कुछ ऊर्जा खर्च करेगा, कुछ ना कुछ ऊर्जा देगा, तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल बोलते हैं, ठीक है। और फिर लिखते हैं इसे जो है हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, ई से, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। और बात करें अगर इसके फॉर्मूले की, तो E बराबर सूत्र होता है W बटे में Q, ठीक है, E बराबर सूत्र होता है W बटा Q, जहां E सेल का विद्युत वाहक बल, W क्या है, W को आप चाहे कार्य बोलो या सेल द्वारा खर्च ऊर्जा बोलो, और Q क्या है, आवेश, ठीक है। तो सूत्र याद रखना सेल के विद्युत वाहक बल का, E बराबर W बटे में Q, ठीक है। अब यहाँ से बात करें इसका मात्रक, इसका सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है, तो मात्रक की बात करें, देखो E बराबर है W बटा Q, W क्या है, कार्य या ऊर्जा, ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, ठीक है, तो जूल होता है, और बटे में Q क्या है, आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, तो इसका पहला मात्रक तो ये आ जाता है जूल प्रति कूलाम, ठीक है, और दूसरा मात्रक क्या होता है, विद्युत वाहक बल का वोल्ट। जिस प्रकार से विभवांतर का मात्रक था जूल प्रति कूलाम या वोल्ट, उसी टाइप से इसका भी विद्युत वाहक बल का भी मात्रक होता है। E बराबर W अपॉन Q सूत्र है, मात्रक है जूल प्रति कूलाम या वोल्ट, ठीक है। तो सिंपल सी परिभाषा है सेल के विद्युत वाहक बल की। अब बात करते हैं सेल का जो टर्मिनल विभवांतर होता है, ठीक है, ये समझ चुके हो ना एकदम आसानी से कि एकांक आवेश को पूरे सेल में प्रवाहित करने में जो सेल द्वारा ऊर्जा दी जाती है, जो सेल द्वारा ऊर्जा खर्च होती है, उसे सेल का विद्युत वाहक बल बोलते हैं। E बराबर W अपॉन Q, मात्रक ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं टर्मिनल विभवांतर। टर्मिनल विभवांतर भी बोल सकते हो या टर्मिनल वोल्टता भी बोल सकते हो, ठीक है। टर्मिनल विभवांतर मतलब इस परिपथ में जो विभवांतर कार्य करता है उसे हम लोग टर्मिनल विभवांतर बोलते हैं, ठीक है। और इसकी परिभाषा ये होती है कि मान लो किसी परिपथ में अगर आप आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, इसमें दो बिंदुओं के बीच की बात होगी, अगर आप एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हो, तब जो आपका कार्य करना पड़ता है या तब जो सेल द्वारा ऊर्जा व्यय होती है, उसे हम लोग टर्मिनल विभवांतर बोलते हैं, ठीक है, उसे हम लोग टर्मिनल विभवांतर बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा ये लिखी जाती है कि आपका मान लो परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं, ठीक है, परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को, ठीक है, मान लो परिपथ में कोई दो बिंदु है, मान लो कोई भी बिंदु ए बी बिंदु हो, मान लो उनके बीच अगर आप क्या करते हो, एकांक आवेश को उन दोनों बिंदुओं के बीच में प्रवाहित करते हो, ठीक है, एकांक आवेश को प्रवाहित किया जाता है, ठीक है, एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य या ऊर्जा, ठीक है, करने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, आपका टर्मिनल विभवांतर कहलाता है, ठीक है, किया गया कार्य टर्मिनल विभवांतर कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है, टर्मिनल विभवांतर कहलाता है, ठीक है। ये परिभाषा होती है टर्मिनल विभवांतर की कि परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में, मान लो परिपथ में कोई भी दो बिंदु हो, उसके बीच अगर आप एकांक आवेश को प्रवाहित करते हो, तब जो कार्य करना पड़ेगा उसे टर्मिनल विभवांतर बोलेंगे। और इसे जो है हम लोग V से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, V से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, V से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, इसे हम लोग V से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र भी सेम होगा, V इक्वल टू W अपॉन Q, यहां से लिख लेना V बराबर W बटे में Q, ठीक है, V बराबर W बटा Q, ठीक है, V बराबर W बटा Q, और मात्रक सेम हो जाएगा वोल्ट या जूल प्रति कूलाम, ठीक है। तो ये सिंपल से टर्मिनल विभवांतर की परिभाषा है कि परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य टर्मिनल विभवांतर आपका कहलाता है, ठीक है। तो ये सेल के विद्युत वाहक बल की परिभाषा टर्मिनल विभवांतर की। अब बात करते हैं सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखते हैं
सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, तो आंतरिक प्रतिरोध की बात करें, आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? तो देखो ये जैसे आपका सेल है, ये आपका सेल या बैटरी है, तो इस सेल या बैटरी के एकदम जुड़ा हुआ यहाँ पे सेल के अंदर ही प्रतिरोध होता है इस टाइप से। और इतना तो आपको सिंपल से पता, प्रतिरोध का कार्य क्या होता है? प्रतिरोध का क्या कार्य होता है? प्रतिरोध का कार्य होता है धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करना, धारा के मार्ग में मतलब अवरोध उत्पन्न करना, यही आपका प्रतिरोध का कार्य होता है। तो इस वाले प्रतिरोध को, जो आंतरिक प्रतिरोध होता है, इसे स्मॉल आर से लिखते हैं। ये जो कैपिटल आर है ये आपका प्रतिरोध है, स्मॉल आर आपका जो है ये आंतरिक प्रतिरोध है। तो इसकी परिभाषा ये बनती है, ठीक है, इसकी परिभाषा ये बनती है कि सेल या बैटरी, ठीक है, सेल या बैटरी के अंदर, ठीक है, सेल या बैटरी के अंदर उपस्थित एक ऐसा प्रतिरोध होता है, सेल या बैटरी के अंदर उपस्थित ऐसा प्रतिरोध, ऐसा प्रतिरोध, ठीक है, सेल या बैटरी के अंदर उपस्थित ऐसा प्रतिरोध जो क्या करे, जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करे, जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट या अवरोध उत्पन्न करे, ठीक है, विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करे, मार्ग में रुकावट, ठीक है, रुकावट उत्पन्न करे, उसे आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, उसे आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, ये सिंपल सी परिभाषा बनती है आंतरिक प्रतिरोध की। ठीक है, उसे क्या बोला जाता है? आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। और इसे क्या करते हैं? स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये बात होती है। मतलब सेल या बैटरी के अंदर उपस्थित ऐसा प्रतिरोध जो विद्युत धाराओं के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करे, उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल बोलते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल मतलब सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, और इसे हम लोग स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, देख सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो ये सिंपल सी परिभाषाएं हैं। पहले बात की सेल का विद्युत वाहक बल, फिर बात किया टर्मिनल विभवांतर, फिर बात किया आंतरिक प्रतिरोध। देखो तीनों की परिभाषा समझ गए, तो अब अगर आपका मतलब सारे जो पॉइंट आपके मन में फंस रहे हैं कि ये विद्युत वाहक बल होता क्या है, टर्मिनल विभवांतर क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, ये सब बातें आपके मन में अब नहीं आएंगी, क्योंकि आप सबकी परिभाषा समझ चुके हो। क्या होता है विद्युत वाहक बल? पूरे परिपथ में एकांक आवेश को प्रभावित करने में जो सेल द्वारा ऊर्जा दी जाती है, उसे सेल का विद्युत वाहक बल। टर्मिनल विभवांतर क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच में आवेश को प्रभावित करने में जो कार्य करना पड़ता है, टर्मिनल विभवांतर। आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? सेल के अंदर उपस्थित एक ऐसा प्रतिरोध जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करे, उसे आंतरिक प्रतिरोध। तो तीनों की परिभाषा अच्छे से देख चुके हो। आप बात करते हैं सेल का विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध में क्या संबंध होता है, उसका क्या फॉर्मूला आता है और उसका डेरिवेशन कैसे होता है। ठीक है, तो अब उसको देखते हैं। और एक चीज जान लो यार, जो लोग चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे इसी टाइप से मस्त तरीके से आपकी क्लास 12 के सभी सब्जेक्ट की तैयारी चले, क्लास 12 केमिस्ट्री, क्लास 12 फिजिक्स और सभी सब्जेक्ट की। डिस्क्रिप्शन पे देखोगे प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्लास 12 केमिस्ट्री की, वहां पे जाओगे प्लेलिस्ट पे आपको चैप्टर नंबर पहले पार्ट से, मतलब चैप्टर नंबर 1 पहले पार्ट से सारे वीडियो मिल जाएंगे। फिजिक्स की प्लेलिस्ट वहां पे पार्ट है, एक से आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। मस्त तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं हम लोग इसका संबंध। तो एक बार आप लोग क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट कर लो। ठीक है, फिर अब हम लोग बात करते हैं इसका डेरिवेशन। ठीक है, तो नोट करो जल्दी से। तो अब बात कर लेते हैं इसका डेरिवेशन कैसे होता है सेल के विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध का। ठीक है, तो सबसे पहले उसके लिए हमें चित्र समझना होगा। चित्र के बाद जो उसकी रचना होती है वो समझना होगा। इसे रटना बिल्कुल भी नहीं है, आपको बिल्कुल रटना नहीं है। आप अगर चित्र समझ जाओगे तो ये तो अपनी भाषा में खुद लिख लोगे। ठीक है, तो पहले चित्र समझते हैं। देखो सबसे पहले आपको करना क्या, एक परिपथ बनाना होगा। तो परिपथ बनाने के लिए मान लो हम इस टाइप से परिपथ बनाते हैं। मान लेते हैं, देखो सबसे पहले हम यहाँ पे एक सेल जोड़ देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास मान लो एक सेल है। आपको पता है सेल के जस्ट बगल में एक प्रतिरोध जुड़ा होगा, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, आंतरिक प्रतिरोध बोलेंगे। ये आपका ई सेल है, सेल का ये प्लस पॉइंट है, ये माइनस पॉइंट है, ये आपका सेल का आंतरिक प्रतिरोध आर है। इतना समझ में आया। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इस परिपथ को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बाहर एक और प्रतिरोध जोड़ देते हैं। यहाँ पे एक प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है। ठीक है, इस प्रतिरोध को हम लोग बाह्य प्रतिरोध बोलेंगे, जो कि होगा कैपिटल आर। ठीक है, ये बाह्य प्रतिरोध होगा और ये आंतरिक प्रतिरोध होगा, अंदर वाला प्रतिरोध। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक कुंजी लगा देते हैं। एक क्या लगा देते हैं, इस टाइप से कुंजी।
इस कुंजी को नाम दे देते हैं के। अब आपके मन में आ रहा होगा भैया कुंजी के क्यों लगाई गई, इसका क्या कार्य है? तो देखो कुंजी से ये मतलब होता है, अगर आप यहाँ पे कुंजी पे क्या करते हो, अगर कुंजी को फिट कर देते हो, कुंजी लगा देते हो, तो क्या होगा, जैसे कुंजी लगा दोगे आपका इस पूरे परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगेगी। और अगर आप कुंजी हटा देते हो तो पूरे परिपथ में तुरंत धारा बंद भी हो जाएगी। तो कुंजी का ये कार्य होता है, आप एक बटन टाइप समझ सकते हो कुंजी का कार्य है। जैसे कुंजी आप लगाओगे आपका पूरे परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगेगी, कुंजी हटाओगे धारा बंद हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे कुंजी को लगा देते हैं और परिपथ में धारा प्रवाहित कराते हैं। धारा प्लस से माइनस की ओर बहती है, तो प्लस से माइनस का इस दिशा में आपकी धारा प्रवाहित होने लगेगी। ठीक है, इस दिशा में पूरे परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगेगी। तो ये आपके पास एक परिपथ बना है। ये जो आपका सेल का विद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध है, इसे थोड़ा सा हम इस टाइप से डैश डैश करके बना देते हैं। ठीक है, इस टाइप से, कोई दिक्कत नहीं किसी को। आप देखो इस चित्र को समझोगे अगर, तभी आप इसे लिख पाओगे। तो सबसे पहले हमने क्या माना हमारे पास एक सेल है। ठीक है, एक सेल है जिसका विद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। ठीक है, इसके बाद क्या किया गया, सेल के बाहर एक प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध लगाया गया R और कुंजी लगाई गई K। इतना समझे। इसके बाद क्या करना है, इस जो सेल का प्रतिरोध R है इसके बीच में एक विभवांतर आपको स्थापित करना होगा, जिसे टर्मिनल विभवांतर कहा जाएगा। तब तो आप संबंध निकालोगे। तो हम मान लेते हैं इस R के बीच में यहाँ पे आपका दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होता है उसे टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। तो दो बिंदु यहाँ पे इस टाइप से मान सकते हैं, एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा। यहाँ पे एक विभवांतर हम लोग स्थापित कर देते हैं। विभवांतर V जो होगा ये किसके सिरों के बीच में होगा, प्रतिरोध R के सिरों के बीच में। ठीक है, अब पूरा चित्र कंप्लीट है। जो विभवांतर V है ये R के सिरों के बीच है, और टर्मिनल विभवांतर की परिभाषा ये कहती है कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच जब आवेश को प्रवाहित किया जाता है तब उसके बीच जो विभवांतर कार्य करता है उसे टर्मिनल विभवांतर बोलते हैं। तो दो बिंदुओं के बीच कार्य कर रहा है विभवांतर V। ठीक है, तो इस टाइप से पूरा चित्र कंप्लीट है। अब इस चित्र की आपको रचना लिखनी है। देखो कैसे, सबसे पहले लिखा गया, माना E विद्युत वाहक बल R आंतरिक प्रतिरोध वाले सेल को एक के कुंजी द्वारा किसी बाह्य परिपथ से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, माना एक विद्युत वाहक बल E, जिसका सेल का विद्युत वाहक बल E आंतरिक प्रतिरोध R को एक बाह्य परिपथ से एक कुंजी के द्वारा जोड़ दिया जाता है। ठीक है, जिसका प्रतिरोध, ठीक है, इस परिपथ से जोड़ दिया जाता है, जिसका प्रतिरोध मतलब परिपथ का प्रतिरोध R है। परिपथ का प्रतिरोध देख सकते हो हमने R बना लिया। ठीक है, इसके बाद हमने लिखा कुंजी को बंद करने से, जैसे कुंजी बंद की परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगी। कुंजी को बंद करने में परिपथ में I धारा प्रवाहित होने लगती है। कौन सी धारा प्रवाहित होने लगती है, I धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, इस पूरे परिपथ में I धारा प्रवाहित होने लगती है। जैसे आप इस कुंजी को दाबोगे परिपथ में I धारा प्रवाहित होने लगेगी। फिर कहा गया माना बाह्य प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर V है। माना जो बाह्य प्रतिरोध R है इसके सिरों के बीच विभवांतर या टर्मिनल विभवांतर क्या है, V है। ठीक है, तो जितनी बातें चित्र में हमने बताई थी वही बातें हमने यहाँ से लिख दी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रटने वाली कोई बात नहीं है। आपको केवल चित्र समझना, अपनी भाषा बना के लिख लेना, रटना नहीं। ठीक है, जो चित्र में लिखा बनाया है वही चीज यहाँ पे लिखना है। अपनी भाषा में कुछ भी लिखो, सब सही है, बस इसी चित्र के बारे में लिख दो। ठीक है, इतना हो जाने के बाद अब डेरिवेशन पे आते हैं। अब देखो ये परिपथ पूरा बन चुका है, तो अब हम सबसे पहले लिखते हैं। देखो हमारे पास दो प्रतिरोध है, पहला ये स्मॉल r और दूसरा कैपिटल R। स्मॉल r जो है ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, कैपिटल R परिपथ का बाह्य प्रतिरोध है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले निकालते हैं परिपथ का, पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध। लिखते हैं परिपथ का कुल प्रतिरोध। परिपथ का कुल प्रतिरोध हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। तो जो परिपथ का कुल प्रतिरोध आएगा वो कितना हो जाएगा, देखो पहले आपके पास एक प्रतिरोध R है, दूसरा कैपिटल R है, तो जो कुल प्रतिरोध आएगा वो आएगा स्मॉल r प्लस कैपिटल R। ठीक है, कुल प्रतिरोध के लिए दोनों प्रतिरोध जुड़ जाएंगे, स्मॉल r और कैपिटल R। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ से परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना आया, स्मॉल r प्लस कैपिटल R। ठीक है, ये हो गया परिपथ का कुल प्रतिरोध। अब जब परिपथ का कुल प्रतिरोध निकल गया, अब निकाल लेते हैं परिपथ में धारा I का मान। तो लिखते हैं परिपथ में धारा I बराबर, परिपथ में जो धारा आएगी, धारा I बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, I बराबर सूत्र होगा परिपथ में विद्युत वाहक बल, या लिख सकते हो सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल बटे में सेल का कुल प्रतिरोध या परिपथ का कुल प्रतिरोध। ठीक है, परिपथ का कुल प्रतिरोध। ठीक है, परिपथ का कुल प्रतिरोध, ये आपका सूत्र बनेगा धारा का। अब सबके मन में बात आएगी भैया ये सूत्र कैसे बन गया। ठीक है, तो देखो
आपको ओम का नियम पता है ना, I बराबर V बटा R, और हमने बताया V आपका विभवांतर जो है विद्युत वाहक बल की तरह ही कार्य करेगा, इसलिए I बराबर सेल का विद्युत वाहक बल E और कुल प्रतिरोध R। ठीक है, तो इसलिए I बराबर E बटा R या I बराबर V बटा R, एक ही चीज समझना। ठीक है, तो धारा I बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, सेल का विद्युत वाहक बल कितना है, E है, और परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना है, स्मॉल r प्लस कैपिटल R। तो यहाँ से लिख देना स्मॉल r प्लस कैपिटल R, कोई दिक्कत नहीं। विद्युत वाहक बल E, परिपथ का कुल प्रतिरोध R प्लस R। आप देखो ये नीचे भाग पे अगर इधर भेज दोगे तो I के साथ गुणे में हो जाएगा, तो E बराबर आ जाएगा I कोष्टक में R प्लस R। ध्यान से देखो, ये नीचे था, इसके साथ गुणा हो गया, E बराबर I कोष्टक में R प्लस R। अब अंदर I का गुणा कर दो तो E बराबर I इंटू स्मॉल r प्लस I इंटू कैपिटल R। देख सकते हो I का दोनों में गुणा हो गया, I का R से I इंटू R, I का R से I इंटू R। अब इसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, आगे देखो। ठीक है, E बराबर I स्मॉल r प्लस I कैपिटल R। अब आपको ओम का नियम पता है, यहाँ से लिख दो, चूंकि ओम का नियम V बराबर होता है I इंटू कैपिटल R। ठीक है, यही होता है ओम का नियम। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, E बराबर I इंटू स्मॉल r, तो आपका उसी तरह से रहेगा, प्लस I इंटू कैपिटल R की जगह क्या लिख देंगे, V। तो यहाँ से सूत्र बन चुका है E बराबर V प्लस I इंटू स्मॉल r। यही आपका सेल के विद्युत वाहक बल E, टर्मिनल विभवांतर V और आंतरिक प्रतिरोध R में संबंध होता है। ठीक है, जब यहाँ पे V बराबर IR रखोगे, मतलब इस IR की जगह V रख दोगे, तो E बराबर IR प्लस V आया, इसे सही से लिख लो, तो E बराबर V प्लस IR। यही आपका सेल के विद्युत वाहक बल E, टर्मिनल विभवांतर V और आंतरिक प्रतिरोध R में संबंध का सूत्र है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, अगर V के पदों में लिखना चाहो तो V के पदों में लिखना चाहो तो V को इधर ही रखो, IR जो प्लस का इधर ले आओगे माइनस हो जाएगा, तो V बराबर हो जाएगा E माइनस IR। अंतर टर्मिनल विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध है। ठीक है, तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध है। ये आपका पूरा डेरिवेशन बस इतना सा ही था, एकदम छोटा सा था, आसानी से आप कर सकते हो। आंतरिक प्रतिरोध में संबंध है। ठीक है, फॉर्मूले याद रखना क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इससे आपको मतलब जो न्यूमेरिकल सवाल लगाने में बहुत काम आएंगे। ठीक है, तो आसानी से आप समझ चुके हो क्या होता है आपका, कैसा डेरिवेशन होता है, V बराबर E माइनस IR या E बराबर V प्लस IR। ठीक है, चित्र समझ गए, फिर इसके बाद रचना लिख लो, फिर आराम से आप पहले कुल प्रतिरोध निकालो, धारा निकालो, आपके पास आपका फॉर्मूला आ चुका है। ठीक है, तो इस टाइप से आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो आशा करते हैं सबको ये बहुत आसान तरीके से समझ में होगा। आपसे कहा था परिभाषा भी बहुत आसानी से समझोगे और ये डेरिवेशन भी बहुत आसानी से समझोगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो यार तो लाइक कर लेना, और जो लोग चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मस्त तरीके से आपकी तैयारी चलेगी क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री सभी सब्जेक्ट की। और एक बार कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। और आप लोग चाहो तो मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे भी जाके फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, इसे नोट कर लो।